हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंडक्टर्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की मोलर कंडक्टिविटी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल टॉपिक है बट इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा सा कि कहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। बेसिक आपको एक या दो ही फॉर्मूले याद करने होते हैं, उनसे ही आप बाकी सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं फॉर्मूलेज को बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना हो, आप सारे फॉर्मूले निकाल सकें। ठीक है, यहाँ हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी कंडक्टर हो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसको वो अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी होती है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, है ना। वहाँ आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, वहाँ आप ये भी पढ़ते हैं दैट रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया A, है ना। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आएगा हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज रो। रो क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए, यूनिट्स एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो आर और रो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो रो को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रो दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। यानी अगर किसी कंडक्टर का लेंथ यूनिटरी है, यूनिटरी मतलब या तो 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिटरी है यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या होता है, ओम, ऐसा यूनिट है इसका ओम। ओके, अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। ओके, रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी अब इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, तो हम इसे हम रेजिस्टिविटी वर्ड ही यूज़ करेंगे। सो रो का जो फॉर्मूला है आर के टर्म में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। देखिए यहाँ से निकाल के देखिए, है ना, ये हो जाएगा ना। ओके, अब रो की यूनिट्स यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला अभी आपने बोला कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब मुझे रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए बाय एल। अब यूनिट क्या हो जाएगी, आर की यूनिट है ओम, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई की बात करते हैं पहले, इसकी होगी मीटर स्क्वायर और इसकी होगी मीटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट ओम मीटर। तो ये तो हो गई रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। ओके, बट ये एसआई यूनिट हो गई ओम मीटर, बट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ओम सेंटीमीटर, बिकॉज जो कंडक्टर है 1 मीटर स्क्वायर डायमीटर वाला कंडक्टर, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली जो है वो नॉर्मली कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो हम जो यूज़ करते हैं टर्म कॉमनली वो है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर कन्वर्ट करना हो ओम मीटर को ओम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, तो 1 ओम मीटर विल बी इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। क्लियर, तो आपको एक तो पहले ये फॉर्मूला याद रखना है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वहीं से आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल दिया। अब वहीं से आप जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ईज टू फ्लो ऑफ करंट। वो रेजिस्टेंस था अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस इज द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी फॉर्मूला क्या हो गया 1/r। अब ये r का फॉर्मूला तो आपने यहाँ पे लिख रखा है, इसी से g का फॉर्मूला निकाल लेंगे, है ना। 1/r किया, ये r का फॉर्मूला है, अगर हम 1/r करें तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 1/r, सो g इज इक्वल टू 1/रो a बाय l, है ना। यहाँ वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया। ओके, तो ये हमारे पास में कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद
यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आर से आप जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ करी है दैट इज़ कप्पा, और ये होती है कंडक्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से एंड इट इज़ 1/ρ। क्लियर। रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी, ये होती है कप्पा। सो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला हमने कंडक्टेंस का निकाल लिया है ना। अब इसमें 1/ρ की जगह हमने कप्पा लिख दिया। ओके, A/L, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी पता हो तो ऐसे निकाल लो, कंडक्टिविटी पता हो तो ऐसे निकाल लो। ओके, अब आगे यहाँ पे हम जो कंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, G इज इक्वल टू कप्पा A/L। क्लियर, ये लिख रहे हैं ना, G इज इक्वल टू कप्पा A/L, है ना। अब अगर मुझे कप्पा का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कप्पा का फॉर्मूला निकालना है, G इज इक्वल टू कप्पा A/L है। कप्पा का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, GL/A, है ना। यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले को, और इस G इज इक्वल टू कप्पा A/L से। तो यहाँ पे मेरे पास में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय L/A। ओके, अब यहाँ एक नई टर्म आई है L/A, दैट इज G स्टार एंड इट इज़ नोन एज सेल कांस्टेंट। अभी सेल कांस्टेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए कंडक्टर्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर यानी वायर होता है, तो आप उसको आसानी से सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह का वायर है, यहाँ पे आपने उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, वायर किससे, वायर उसको मिला दिया, है ना। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। किसी भी आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl है, KCl है, NaOH है, HCl है, तो ये सब जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इनमें से किसी का भी मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में ये है कोई भी इसमें से सॉल्ट, मान लीजिए NaCl है, ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। तो इसमें मेरे पास में क्या है, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड की वजह से, आयनिक कंपाउंड आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इस सॉल्यूशन में कंडक्ट हो सकती है, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर्स, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आयनिक कंडक्टर होते हैं, ओके। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इन्हीं को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज जैसे हमने NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया, जब हम इसमें करंट पास करवाएंगे, सो प्रोलॉन्ग यानी ज़्यादा टाइम तक के लिए अगर हम इसमें करंट पास कराते हैं तो पहले तो सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, ओके। बट जब हम इसमें करंट पास करवाते हैं फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये क्या होता है, सोडियम आयन कन्वर्ट हो सकता है सोडियम मेटल में और क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो सकता है क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो केमिकल चेंज आया इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट आपको बताया कि इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्यों कहा जाता है, ओके। हाँ, अब हम कंडक्टिविटी सेल की, सेल कांस्टेंट की बात कर रहे थे। सेल कांस्टेंट के लिए हमें कंडक्टिविटी सेल देखना होगा कि होता क्या है। अभी हमने देखा कि हम ये सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बट जब आपको इन सॉल्यूशन को किसी सर्किट से कनेक्ट करना होगा तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कोई कंटेनर लिया जाता है जिसमें यहाँ पे इस तरह से प्लेटिनम प्लेट है, प्लेटिनम वायर है, वो इस सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। तो ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया, ओके। अब इस कंटेनर को हम यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड आउट द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और एनीथिंग। इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे हम तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की फिर कंडक्टेंस G निकालते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला कंटेनर बार बार यूज़ करेंगे, है ना। ये एक सॉल्यूशन जैसे NaCl की निकाल ली, कंडक्टेंस निकाल ली, अब मुझे KCl की निकालनी है तो क्या करूँगी, NaCl निकाला, इसमें से क्लीन किया, अब उसमें KCl सॉल्यूशन फिल किया, फिर उसकी कंडक्टेंस निकाल लो।
तो यहाँ पे क्या होता है, कोई वायर तो है नहीं कि उसको हम पर्टिकुलर अलग अलग वायर ले लेंगे, हमें इस सॉल्यूशन को किसी कंटेनर में फिल करना होता है। और वो जो कंटेनर है जिसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, वो होते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो अगर मैं इसी सेल को बार बार यूज़ करती जाऊंगी तो एल तो इसका फिक्स है, ए भी इसका फिक्स है ना। तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए एल और ए फिक्स हो गया, तो हम एल बाय ए को हम बोल देते हैं, एल बाय ए को हम बोल देते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय जी स्टार। ठीक है, तो ये होता है सेल कांस्टेंट। क्योंकि सॉल्यूशन है, हम एक ही कंटेंट सेटअप करना इजी होता है, इसलिए हम उसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उस सेटअप को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल को ही हम यूज़ करके डिफरेंट सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल का एल और ए तो कांस्टेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं जी स्टार। ठीक है, यही होता है सेल कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो यहाँ पे देखिए कप्पा का फॉर्म आया था जी एल बाय ए, इस एल बाय ए को हमने बोल दिया सेल कांस्टेंट जी स्टार। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको बोला हुआ है कि कंडक्टिविटी सेल में हमने पहले ये सॉल्यूशन फिल किया, फिर सेकंड वाला सॉल्यूशन फिल किया, तो एल बाय ए तो कांस्टेंट रहा, आप कोई सा भी सॉल्यूशन ले। ठीक है ना, दैट इज जी स्टार और सेल कांस्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आए फॉर्मूले इतने सारे, बट आपको एक एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है ना। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से आप सारे फॉर्मूले फिर इधर से उधर निकाल सकते हैं। जो चीज़ दे रखी है उसको यूज़ कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है जो फॉर्मूला यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वही यूज़ करें, अब आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेजिस्टिविटी दे रखी है तो ज़रूरी नहीं आप पहले यहाँ से कंडक्टिविटी निकालें, आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इसके बाद में यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी। कंडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी यूनिट्स क्या होंगी। देखिए अभी हमने देखा था कि जो रेजिस्टिविटी थी उसकी यूनिट थी ओम मीटर, है ना। तो कंडक्टिविटी क्या है, इसकी इनवर्स, तो यूनिट्स भी क्या हो जाएगी इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। ओम इनवर्स होता है सीमेंस। ओके, तो इसकी ऐसा यूनिट तो हो जाएगी सीमेंस मीटर इनवर्स, बाकी कॉमनली हम यूज़ करते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक जनरल बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस या आयनिक सॉल्यूशंस के लिए जो है हम स्पेसिफिकली डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। एक जनरल बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम बात करें आयनिक कंडक्टर्स की यानी आयनिक सॉल्यूशंस की, तो उनके लिए हम ये बोल सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंडक्टिविटी, है ना। देखिए कंडक्टिविटी हो जाएगी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ अगर यूनिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यूनिट है, तो कप्पा इज इक्वल टू जी हो जाएगा, है ना। तो वहाँ तो हम वॉल्यूम बोलेंगे ना सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन 1 यूनिटरी लेंथ वाले कंटेनर में, यूनिटरी क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंटेनर में फिल किया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम यूनिटरी हो गया ना। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी। Okay, and materials are classified as conductor, semiconductor and insulator on the basis of their conductivity. Okay, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो अभी हमने देखा था कि आयनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो आयनिक कंपाउंड के जो सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं आयनिक कंडक्टर, या फिर जो कंपाउंड्स आयनिक तो नहीं है बट वाटर में डिजोल्व करने के बाद में आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो भी आयंस प्रोड्यूस करता है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो हो जाएगा आयनिक कंडक्टर। उसकी जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला होता है ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होता है ना। हर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग तरह से आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे NaCl है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो गया। तो आपने अगर 1 मोल NaCl लिया तो आपको 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे। ठीक है, बट यही अगर आप लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये हमने इक्विलिब्रियम साइन लगाया ना, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जितने आप एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे
उतने ही एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो गई है ना। तो ये नेचर पर डिपेंड करता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वो आयन ज़्यादा देते हैं, तो उनकी कंडक्टेंस अलग होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। आयंस का साइज अलग होता है, आयंस का चार्ज भी अलग होता है, तो आयंस के साइज और चार्ज पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करती है। एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम आयन का और सोडियम आयन का। लिथियम आयन छोटा है, सोडियम आयन कंपैरेटिवली बड़ा है, चार्ज दोनों पे सेम है, तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो है वो इसके लिए तो हो गया ज़्यादा, इसके लिए होगा कम। ठीक है, चार्ज बाय रेडियस अगर ज़्यादा है, चार्ज बाय रेडियस का रेशियो अगर ज़्यादा है तो सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको घिरे हुए रहेंगे, तब वो आसानी से मूव करेगा क्या आयन? नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका कंडक्टेंस लिथियम आयन से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। सॉल्वेंट अगर हाईली विस्कस हुआ तो आयंस इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आयंस जो है वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने के पे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। रीज़न होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक तो आयंस का मूवमेंट फास्ट होता है, बिकॉज उनको जो सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो उनसे उन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स को हटा के मूव कर पाते हैं। ठीक है, और आयोनाइजेशन भी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ में, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में आयनिक कंडक्टेंस बढ़ती है। नेक्स्ट इसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसको जनरली मोलर कंडक्टेंस भी बोला जाता है कहीं कहीं, बट द एग्जैक्ट वर्ड इज मोलर कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ओके, इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिकॉज कंसनट्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कंडक्टिविटी की, किसी भी आयनिक सब्सटेंस की कंडक्शन की वैल्यू, तो इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करें, यानी हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करें कि इतनी कंसंट्रेशन के लिए इतनी उसकी कंडक्टिविटी है, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी बदल जाएगी। कंडक्टिविटी हमने बोला कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमने यहाँ कंसंट्रेशन डिस्कस नहीं की, बट कंसंट्रेशन बदलेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। तो इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हमने यहाँ कंसंट्रेशन स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा बाय सी, सी इज द मोलैरिटी हियर। ओके, अब यहाँ देखिए कप्पा की यूनिट अगर सिमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आप यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, और मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर में, है ना, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी की यूनिट है मोल्स पर लीटर, यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ देखिए ये है सेंटीमीटर में, ये डेसीमीटर में, अलग अलग यूनिट हो गए ना, तो यूनिट को सेम करने के लिए यहाँ पे 1000 आया। ओके, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला, अगर आपको कंडक्टिविटी दे रखी है मीटर, सीमेंस मीटर इनवर्स में, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बिकॉज 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने वो वाला कंसेप्ट यूज़ किया तो हमारे पास में फॉर्मूला ये आ गया। तो बस ये ध्यान रखिए फॉर्मूले में कंडक्टिविटी किस यूनिट में आई है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में आई है तो ये यूज़ करना है, सीमेंस मीटर इनवर्स में आई है तो ये यूज़ करना है। ओके, अब न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल्स पर लीटर NaOH सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर डायमीटर and 50 centimeter length is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate resistivity, conductivity and molar conductivity. तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखिए रेजिस्टेंस दे रखा है आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ 5.55 into 10⁻³ ohm। ओके, कंसंट्रेशन दे रखी है मोल्स पर लीटर में, यानी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी 0.05 m। सॉल्यूशन का जो
वॉल डायमीटर है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एल हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालेंगे 1/2 करके, ठीक है ना, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करके, दैट मीन्स है ना। तो हमारे पास में रेडियस आ गई 0.5 सेंटीमीटर। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया यहाँ से, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ऊपर आपने निकाली है। ओके, अब सबसे पहले हमको निकालना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वही फर्स्ट फॉर्मूला में हमने पढ़ा था, रेजिस्टिविटी आर ए बाय एल। आर लिख दिया 5.55 इंटू 10⁻3, ए लिख दिया 0.785 अभी निकाला, डिवाइडेड बाय एल। एल आपने 50 सेंटीमीटर रख दिया, वैल्यू आ गई आपके पास में यूनिट ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की यूनिट्स में यूज़ किया ना हमने लेंथ और उसको क्रॉस सेक्शन एरिया को। अब नेक्स्ट हमको निकालना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, आ गई हमारे पास में कंडक्टिविटी। नेक्स्ट निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। अभी कंडक्टिविटी कौन सी यूनिट में आई, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कप्पा निकाल लिया आपने अभी ऊपर, ये लिखा 1000, मोलारिटी दे रखी है 0.05 लिखा, आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी आ गई। ओके, यूनिट क्या है इसकी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अगला देखते हैं। Resistivity of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance cell filled with 0.02 mole per liter KCl solution is, if the resistance of the cell filled with this much solution is 520, calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is that much. कंडक्टिविटी सेल है, उसमें आपने पहले 0.1 m KCl सॉल्यूशन फिल किया तो रेजिस्टेंस आया 100। उसी कंडक्टिविटी सेल में जब आप फिल करते हैं दूसरा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.02 मोल पर लीटर, तो रेजिस्टेंस आता है 520 ओम, ठीक है। देखिए सेल अगर हम सेम यूज़ कर रहे हैं तो सेल कांस्टेंट, दैट मीन्स L बाय A तो सेम हो गया, है ना। उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमको आगे का सॉल्व करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन एंड गिवन इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। पहले इसकी बात करते हैं 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन की। इसकी हमें क्या दे रखी है, सबसे पहले रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 100 ओम, है ना। आर पता है हमको, आर है 100 ओम, ठीक है। कप्पा दे रखा है इसका हमको, दैट इज 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स में यहाँ पे। ओके, अब हमको निकालना है इससे सेल कांस्टेंट पहले, है ना, क्योंकि हमको सेल कांस्टेंट आगे की कैलकुलेशंस में यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारे पास में कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट, है ना। कंडक्टिविटी 1.29 इज इक्वल टू 1/100, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय G स्टार, दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आ गया 129 मीटर इनवर्स, मीटर की यूनिट में था ना ये। ओके, तो ये हमने पहले सेल कांस्टेंट निकाला। अब अगला वाला न्यूमेरिकल कर लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 520 ओम, है ना, तो 1/520 मल्टीप्लाइड बाय द सेल कांस्टेंट, वैल्यू आ गई हमारे पास में कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, अब हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, बिकॉज कंडक्टिविटी कौन सी यूनिट में आई हमारे पास में, सीमेंस मीटर इनवर्स में, है ना। सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स में था ना, सीमेंस मीटर इनवर्स में, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूले में कप्पा की वैल्यू पुट की, मोलरिटी है 0.02, सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।